मुझे मेरे ख्वाब में आया कि मुझे कैंसर है। अच्छा। मैं ख्वाब देख रही हूँ कि मुझे कैंसर है और जहाँ पे वो लम्ब था वहीं पर मेरा हाथ भी रुका। टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत बोरिंग लगते हैं नंबर्स। पैसे के लिहाज से जब औरत ने घर चलाना वो नंबर सही है। जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया और वहाँ पे जब मुझे उधर के CEO थे जब उन्होंने बुलाया तो उन्होंने मुझे कहा कि व्हाई डू यू वांट टू कम टू इस्लामाबाद ऑल द वे फ्रॉम पिंडी। आई सेड दैट आई लव माउंटेन्स। तो उन्होंने कहा इनको तो बैठाए माउंटेन्स के सामने। अल्लाह ने हर चीज़ को जोड़ा हुआ है। वो निकाह से हमने लेने जाने और बारिश थी और हम पहुंचते पहुंचते जब गए तो 5 से ऊपर हो गया था तो डॉक्टर बिलाल जा चुके थे, वरना वो अगर रिपोर्ट मुझे मिल जाती तो मैं निकाह से इनकार कर देती। एम्बिशियस होना कोई बुराई नहीं है, आप जो है वो आप ही रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। मैं हूं सलमा अजीज़। आज मेरे साथ एक बहुत ही दबंग शख्सियत मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। शोबा तदरीस से उनका बहुत गहरा ताल्लुक रहा है और शोबा तदरीस में बहुत गिनाकदर खिदमत सर अंजाम दे चुकी हैं। यही नहीं बल्कि एज ए मोटिवेशनल स्पीकर जो कैंसर है इस मूजी मर्ज के हवाले से लोगों को क्या अवेयरनेस देनी है उस हवाले से भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, सेमिनार्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में लोगों तक पैगाम भी पहुंचा चुकी है और यही नहीं उम्मीद भी लोगों को दिला चुकी है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको जीना चाहिए। इनके तारफ में अल्फाज कम पड़ते हैं, इनकी तारीफ बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल में हम डायरेक्टली उन तक पहुँचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आप और मैं मिलकर जानते हैं कि हमारी जो आज की ये ख़ास मेहमान है वो क्या क्या करती हैं और कैसे कर लेती हैं। मेरी आज की ख़ास मेहमान है जी आमिना सलमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आमिना जी, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, ये भी मेरे लिए बड़ा ऑनर है। हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप जो मोटिवेशन देती हैं आप तो खवातीन के लिए इंस्पिरेशन है। नहीं, आई थिंक कि हर खातून जो है वो एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन है और हमें हर एक इंसान में एक इंस्पिरेशन ढूंढनी चाहिए, मोटिवेशन ढूंढनी चाहिए। कोई भी परफेक्ट ज़ात नहीं है। मैं समझती हूँ कि मुझे बहुत इंस्पिरेशंस बनती हैं ख़वातीन को देखकर और ज़्यादातर मुझे उन ख़वातीन को देखकर इंस्पिरेशन मिलती है जो हमारे घर पे काम करने आती हैं। मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। बल्कि हम इतना पढ़ते हैं किताबों में और मास्टर्स कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं, हम शायद उस में होते हैं कि हमने बड़ा पढ़ लिया, हमने डिग्रियां ले ली हैं। कि ये ख़वातीन जो होती हैं ना, इनकी जो नॉलेज देखती हूँ, इनके जो तरीक़ाकार देखती हूँ, मैं तो उनसे खुद इंस्पायर हो रही होती हूँ। उनके मुहावरे, पंजाबी में मुहावरे बोल रही होती हैं, बड़ी मज़े की मिसालें दे रही होती हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके बड़ी मज़े की। तो मैं उनसे देखती हूँ और फिर वो जब चल के आती हैं, इस धूप में काम करने आती हैं और हरकतें भी इनकी बड़ी मज़े मज़े की होती हैं। ये हमें सिखाते भी बहुत कुछ हैं कि हम हमारे ट्रिक्स के हाउ टू अर्न मोर मनी, हम अपनी पे के अलावा कैसे इनसे इंसेंटिव्स निकालें। तो वो भी ट्रिक्स भी करती हैं, आपको डॉज भी करती हैं, लेकिन उससे अगर आप उसको एक पॉजिटिव तरीके से देखें तो उससे आप सीखते भी बहुत कुछ है। बेसिकली इंसान अगर सीखने के नजरिए से दूसरे से बात करें या आप देखिए उससे तो काफी कुछ सीखता है। अच्छा, हम शुरू करते हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे जो नाजरीन हैं उनको बताइए कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस शहर से। अच्छा, ये ज़रा बड़ा ट्रिकी सा है, किस शहर का बताओ। असल में मेरे वालिद साहब फौज में थे, तो मेरा ताल्लुक तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हर शहर से। आई थिंक हम लोग एंड पे यही आके कहते हैं कि वी आर पाकिस्तानीज, लेकिन बेसिकली तो हम पीछे से श्रीनगर के, हम कश्मीरी। जो कास्ट है वो कश्मीरी है। तो श्रीनगर के उधर जो हमारा ऑक्यूपाइड कश्मीर है उधर से सोपुर गाँव है जहाँ से है। लेकिन मुझे बहुत लोग पूछते हैं आपको कश्मीरी ज़बान आती है? ऑफ कोर्स, हम तो इमिग्रेंट्स हैं। तो यहाँ पर जब आए तो लाहौर में सेटल हुए, पंजाब में। ठीक। और क्या कहते हैं, एक गांव भी है हमारा बड़ा खूबसूरत वजीराबाद के पास। और अभी मैं थोड़ा सा जब आहिस्ता आहिस्ता आएगा तो मैं उस गाँव का नाम भी बताऊँगी, वैसे कभी करूँ तो बता दीजिए। मुझे अभी सब बिल्कुल भूल भी गई। कोई बात नहीं, ये भी एक सही बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए आपकी जो इब्तदाई तालीम है वो आप वही बात है आपने बता दी, क्योंकि आर्मी फैमिलीज का मुझे खुद एक्सपीरियंस है, मैं खुद एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ। तो फिर हम आपने डिफरेंट एरियाज में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपने वहाँ से करना होता है, लेकिन आपने कहाँ तक तालीम हासिल की? मैंने माशाल्लाह MBA किया है। अच्छा। और मैंने स्पेशलाइज किया है फाइनेंस में। ओके। और
लोग मुझे जब देखते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप बिल्कुल फाइनेंस की लगती नहीं है, आप मार्केटिंग साइड की लगती हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन साइड की लगती हैं। एक्चुअली फाइनेंस में मैंने इसलिए स्पेशलाइज किया था क्योंकि मेरा ग्रुप ऑफ जो फ्रेंड्स है यूनिवर्सिटी का, वो मुझे मार्केटिंग में नहीं जाने दे रहे थे। अच्छा। और मैंने कहा कि मैं तंग आ गई हूँ क्योंकि कंटिन्यूसली मेरा इंटर से लेके बैचलर्स तक मेरे पास मैथ्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स था, और वही चीज़ दोबारा मैंने करनी थी। मैं बड़ी बोर हो रही थी। मैं एक चीज़ पे नहीं रहती हूँ, मैं मोनोटनी नहीं पसंद मुझे। अच्छा। मुझे चेंज पसंद है, मुझे लाइफ पसंद है, मुझे लाइवली चीज़ें पसंद है। तो वो मुझे हो रहा था, लेकिन उन्होंने कहा फिक्र ना करो, हमारे साथ चलोगी तुम कर जाओगे। तो मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए फाइनेंस चूज किया था, सो एमबीए किया। और सिर्फ फ्रेंड्स के लिए या खुद भी फिर एंजॉय किया उस फील्ड? हाँ किया, देखिए वो फिर तो आपको पता है कि देयर इज नो चॉइस, आपको सब्जेक्ट्स पास करने हैं, आपको पढ़ना है, वो है, वो पढ़ने की आदत थी। वरना मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत बोरिंग लगते हैं नंबर्स एंड डिजिट्स। सिर्फ नंबर्स ये अकाउंट करने में ठीक लगते हैं। पैसे के लिहाज से जब औरत ने घर चलाना, वो नंबर सही है, अदरवाइज नंबर्स एंड यू नो स्टेटमेंट्स पढ़ना वो बहुत समटाइम्स। अच्छा, जब आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और आप अपने प्रोफेशनल करियर की तरफ आई, तो फर्स्ट स्टेप जो आपने लिया किस करियर की तरफ या किस प्रोफेशन पे आपकी ज्यादा मतलब कहते हैं ना दिल कर रहा था कि यार मैं ये बनूं या मैं ये जॉब स्टार्ट करूं? टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं आजकल की यूथ को बताना चाहती हूँ कि एम्बिशियस होना कोई बुराई नहीं है, एम्बिशंस को अचीव करना बुराई नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस दौर के जनरेशन है जहाँ पे हमारे माँ बाप के दिमाग में सिर्फ ये होता था कि लड़की जब 18 साल क्रॉस करे तो उसका रिश्ता ही होना चाहिए। मोस्ट ऑफ तो जिन्होंने अचीव किया, हमारे टाइम पे बहुत लोगों ने अचीव किए हैं, बड़े बड़े लेजेंड्स हैं और बहुत सी मिली जाने वाली, लेकिन मेरा यही टाइम था कि जी शादी ही होगी। लेकिन थैंक गॉड कि मैंने एमबीए भी किया और मैं बहुत एम्बिशियस थी, बहुत ज़्यादा मुझे इंटरव्यूज़ आ रहे थे ऑयल कंपनी से, हमारी यूनिवर्सिटी ही रिकमेंड करती थी। लेकिन मुझे इजाज़त नहीं मिल रही थी। और फिर मैंने ये स्ट्रगल्स की कि मैंने सोचा, मैंने बैंक पे किया एज एन इंटर्न, फैसल बैंक मेरा पहला था ब्लू एरिया में, जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। और वहाँ पे जब मुझे उधर के सीईओ थे, जब उन्होंने बुलाया तो उन्होंने मुझे कहा कि व्हाई डू यू वांट टू कम टू इस्लामाबाद ऑल द वे फ्रॉम पिंडी? आई सेड दैट आई लव माउंटेन्स। तो उन्होंने कहा इनको तो बैठाए माउंटेन्स के सामने। मुझे आज तक उनका वो आते हो वो वहाँ पर उन्होंने मुझे बिठा दिया और मैं माउंटेन्स देखूँ, और मुझे नींद आती होती थी, और वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते थे जो कहते थे रीड करो। और वही वाली बात स्टेट, इतना मटेरियल जो है ना, ये अब तो खैर एजुकेशन में बहुत चेंज आ गई, इतना मटेरियल कोई भी नहीं पढ़ सकता। एग्जैक्टली। अच्छा, जो लाइफ में काम आना है वो टू द पॉइंट, वो टू द पॉइंट, आप बुलेट पॉइंट्स करे। सो खैर वो मेरा बहुत लर्निंग था वो टाइम। मैंने 8 months की विदाउट सैलरी, वॉलंटियरली। ओके। और वो कहते थे आपको स्टाइपेंड मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और वो कभी नहीं मिला। और मैंने 8 months वहाँ पे किया, और मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली कि उधर डायरेक्टर्स आते थे मीटिंग्स के लिए और कहते थे मिलना मुझे, और उन्होंने कहना कि तुम जॉब करो यहाँ पर। तो मैं दिल में रोती थी कि मुझे तो इजाज़त ही नहीं मिलेगी, मेरे पेरेंट्स चाहते मैं शादी करूँ। सो शादी हुई है बस, और उसके बाद वो वाली जो मेरा एक माइंड था, एम्बिशन था, वो वहीं पे बंद हो गया। ओके। सो जब शादी हो गई और आपने जिस तरह से बताया कि वो जो आपका एम्बिशन था वहाँ पे बंद तो नहीं देंगे, स्टॉप होगा, फिर आपने अब जैसे आपको हम देख रहे हैं ना एनर्जेटिक पर्सनैलिटी, तो इस कहानी में काफ़ी ट्विस्ट आई हो गई। सो डेफिनेटली फिर आपकी माशाल्लाह आपने बताया आपके बच्चे भी हैं। दरअसल से 2 बेटियां हैं मेरी, माशाल्लाह। 22 और 18 की। ओह सही। हाँ, दोनों बेटियां हैं मेरी। कौन से लेवल्स में? बड़ी वाली बेटी माशाल्लाह से कॉमसैट्स में है, साइकोलॉजी के फाइनल, बैचलर्स के फाइनल ईयर में। वाओ माशाल्लाह। और छोटी वाली जो है 18 year old, अभी 18 की वैसे होगी, लेकिन मैं उसको 18 कंसिडर कर रही हूँ। वो 8 to फाइनल ईयर एग्जाम से थी, अब तो यूनी में जाएगी। यहाँ पे मैं नाज़रीन को बताना चाहूँ कि जो हमारी गेस्ट हैं वो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर भी हैं। लकीली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको इस बीमारी से शिफा अता कर दी है और अब वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और इसी हवाले से बहुत से लोगों को गाइड करती हैं, मोटिवेट करती हैं कि पूरी ज़िंदगी में दोबारा से एक उम्मीद पैदा करें और डरे मत, घबराए मत, और लोगों को अवेयरनेस देती है। डिफरेंट इवेंट्स के अंदर जाके मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं कि और लोग इनसे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप इस हवाले से कुछ बताएं कि ये कब डायग्नोज हुआ था
और कैसा रहा आपका ये एक पेनफुल एक्सपीरियंस था डेफिनेटली, बट आपने कैसे इससे सरवाइव किया? बीमारी तो अल्लाह की तरफ से आती है। बेशक। सबसे पहले तो आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ठीक। कि अल्लाह ने आपको 3 चीज़ों से आजमाना है, आपकी सेहत से, आपकी दौलत से और आपकी औलाद से। सो मुझे उन्होंने सेहत से आजमाया। सो जब वो मुझे आजमाया उन्होंने, तो मैंने अल्लाह को ये ज़रूर कहा कि ये कैंसर, ये तो हम मूवीज़ में देखते थे, ड्रामाज में देखते थे, ये क्या वाकई ये वर्ड जो कैंसर है ये मुझे डायग्नोज हुआ है। सो उसको मैंने बस अल्लाह से यही दुआ की कि इस आजमाइश से बस आपने मुझे खुद निकालना है। ये मैं असल में बोलती थी। ओके। और ये चीज़ तो मुझे जो स्ट्रेंज चीज़ ये कि डायग्नोज जो है ये तो मुझे मेरे ख्वाब में आया कि मुझे कैंसर है। अच्छा। हाँ जी, ये तो मुझे ख्वाब में आया। लोगों को तो खैर पता नहीं किस किस तरह पता चल जाता है, मुझे तो ख्वाब में आया कि मैं ख्वाब देख रही हूँ कि मुझे कैंसर है, और जहाँ पे वो लम्ब था वहीं पर मेरा हाथ भी रुका। और मेरा, क्योंकि मैं प्रोफेशनली, अब क्योंकि आपने बात अब ये सेहत के ऊपर आ गई, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी टीचिंग भी करूँगी। ठीक, तो जब मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई तो आई थिंक मैं बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड मदर हूँ। ड्राइवर्स के साथ नहीं भेजना, ये नहीं करना। आई जस्ट थॉट कि ओ माय गॉड, जो मैंने कभी सोचा नहीं था वो मुझे अब करना पड़ेगा। तो मैंने अपना करियर टीचिंग अपनी बेटी की वजह से स्टार्ट किया था। ओके जी, तो वो क्योंकि वो उस टाइम पे मुझे उठना था और मैं अलार्म हमेशा अपने मोबाइल पे लगाती हूँ, तो 6:30 का वो जो अलार्म होता है वो बजा, तो मैं उसी दौरान जो ख्वाब देख रही थी रात को सोए में, और वो 6:30 उस अलार्म पे उठी, ठीक। तो वो मेरा जहाँ पे मेरा हाथ रुका वहीं पे मेरा लम्ब भी था। ओके। सो मुझे ख्वाब में भी आ रहा था कि, और मैं बोल भी रही थी उस ख्वाब में कि मुझे कैंसर है। ओके। तो जब मैंने होश आई मुझे उस अलार्म से, तो मैं बाथरूम में भागी और मैंने जब देखा कि मुझे बड़ा अजीब सा ख्वाब आया, मुझे पसीने आए हुए थे। ये क्या फजूल सा ख्वाब है, भी बंदा खौफजदा सा हो जाता है। पता ये क्या है। जो हाथ लगाया तो वहाँ पे लम्ब था। ओके। सो देन हाँ, ये मैंने किया कि मुझे ख्वाब ऐसे याद नहीं रहते, लेकिन जो मुझे ख्वाब आते हैं मुझे तो सोते हुए भी नहीं, अगर मुझे बैठे हुए भी कोई ख्याल आ रहा है तो वो होता है, वो बहुत रेयर होता है। तो इसलिए मुझे हुआ कि ये मुझे इंडिकेशन जो दी गई है ये होगा कुछ। और वो जो लम्ब था, क्योंकि आप अपनी ज़ाहिर जिस्म का हिस्सा है, आपको टच करते हैं, आपको पता चलता है, इस्तिल्लाह हो, आप नहाते हैं, वो कभी भी लम्ब उधर नहीं। ओके। लेकिन ख्वाब के बाद जैसे आपने देखा वैसा आपने पाया? वो पाया। ओके। तो मैंने फिर डॉक्टर थे, कार्डियोलॉजिस्ट हैं बड़े फेमस, शिफा इंटरनेशनल के डॉक्टर असद सनी, मैंने उनको फ़ोन किया क्योंकि मैं उनको जानती थी फैमिली को। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे उस वक्त नहीं पता था, मुझे यही पता था कि हम गायनाकोलॉजिस्ट के पास ही जाकर एज अ औरत। उस वक्त मुझे पता चला कि गायनाकोलॉजिस्ट की जगह एक ऑनकोलॉजिस्ट भी ऑनकोलॉजिस्ट या मुझे कैंसर डॉक्टर। इस तरह फिर मैं उनके पास गई। सो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि किस मर्ज के लिए कौन सा डॉक्टर जो है हम उसके पास जाऊँ। यस, आपको नहीं पता होता, आप सारा गायनाकोलॉजिस्ट के पास ही जाते हैं, ये है, आपको नहीं पता होता स्कैन्स। एक राइट डॉक्टर मिल जाए और राइट आपको उसकी नॉलेज हो कि मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। फिर अल्लाह से दुआ करें, अगर नहीं मिलता तो कहें कि हमें ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जो हमें राइट गाइड कर दे। सो मैंने हमेशा लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मांगी हैं, वो ये, और जो भी मांगा है वो मैंने अपनी ज़ात के लिए मांगा है। जैसे मैं अगर कहीं भी जा रही हूँ, सफ़र भी कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, अल्लाह खुदा के लिए जब मैं एंटर हूँ तो गार्ड भी अच्छा हो, मैं आगे जाऊँ तो मुझे गाइड भी अच्छा कर दे, मैं उससे आगे जाऊँ तो एयर होस्टेस भी अच्छी हो, मैं वो अंदर बैठूँ तो मुझे कोई परेशानी ना हो, मैंने पानी में नहीं मरना, मैंने जल के नहीं मरना, खुदा के लाइक हर चीज़ के लिए दुआ करती हूँ। और मैं हमेशा, जैसे इधर भी मैं आ रही थी तो मैं ये दुआ कर रही थी कि हर चीज़ पीसफुली हो, अच्छी हो। मैं एंजॉय इट बिकॉज मेरे लिए इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। मैं बहुत से चैनल्स पे जाती हूँ, प्लेटफॉर्म्स पे जाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे पाकिस्तान रेडियो स्टेशन आना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो जिसने बड़े बड़े लोगों को मोटिवेट किया। बेशक इधर ऐसे ऐसे तराने बने, ऐसे ऐसे गाने बने, ऐसे ऐसे मौसीकार आए, और ऐसे ऐसे हमारे इंस्पिरेशनल लोग आए, तो मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था। तो मैं बहुत बड़ी खुद इस वक्त बड़ी इंस्पायर्ड उधर आके और बिल्कुल रेडियो पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि वो यहाँ पे जो भी आता है वो निखर के जा। हाँ माशाल्लाह। जब आप डॉक्टर के पास गई, डायग्नोज हो गया,
So what was your first reaction और फिर what was your family's reaction? Like वेरी इम्पोर्टेंट डायग्नोज करेंगे तो जी 3 दिन आपको पूरे एक प्रोसेस से चलना पड़ता है। मुझे 3 दिन उस प्रोसेस से गुजरना पड़ा, ठीक क्योंकि इसके लिए आपको मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं। ठीक हमें ये पता है कि हम मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ओके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कीमो ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और पीड्स ऑन्कोलॉजिस्ट, बहुत से ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। सो मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गई, लेकिन आई थिंक शी इज़ अ कीमो ऑन्कोलॉजिस्ट जो उधर बैठी हुई थी, लेकिन होता ये स्टेप है। तो उनका नाम डॉक्टर सारा हसन है, इस वक्त वो अमेरिका चली गई हैं। उनके पास भी बड़ी आपको खुद एहसास हो जाता है कि जब डॉक्टर आपको देख रहे हैं तो बड़ा उसको आता है कि कितना कॉम्पिटेंट डॉक्टर है। और उन्होंने मुझे बताया कि ये टेस्ट होने, अब आपको रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना है। इधर डॉक्टर आतिफ राना थे जिसके पास मैं गई और उन्होंने कहा ट्रू कट बायोप्सी होगी। वो एक मोटी थिक नीडल होती है जो आपके लंप में डालते हैं जिससे टिश्यूज निकालते हैं। ये सब चीज़ें मेरी लिए नई थी और मैं उस प्रोसेस के साथ अपने हस्बैंड के साथ चल रही। और मेरी बेटी थी छोटी जो देख रही थी, वो मेरे साथ बिल्कुल ग्लूड थी और बहुत लाडली, तो वो देख रही थी। उसके लिए बहुत अपसेटिंग था ये कि ये क्या है। सो एनीवेज उस प्रोसेस के बाद जो मेरे हस्बैंड इस वक्त प्रेजेंट, मैं एक दफ़ा डिवोर्स भी हो चुकी है मेरी। अच्छा और मेरी दोनों बेटियों की फर्स्ट मैरिज है, तो ये मेरी सेकंड मैरिज थी और मैंने उस निकाह से भी गुजरना था। तो मेरा ये जो प्रोसेस था ये मेरे निकाह से 3 दिन पहले हुआ था। ठीक और जब 3 दिन मेरे ये हो गए और उसके बाद जब निकाह था, तो जो रिपोर्ट है वो मेरे निकाह से सेकेंड डे मुझे मिली थी। लाइक 8 फरवरी को मेरा निकाह हुआ है, बिकॉज वो वीकेंड था, तो समझे इट इज़ लाइक 10 फरवरी को हम रिपोर्ट लेने गए। तो हम 9th को भी गए हैं। ओके लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी शक्ल भी देखी शिफा में रिसेप्शनिस्ट ने, उसने कहा कि ये आप ही की रिपोर्ट है। तो मैंने कहा जी, और उसने कहा मैं दे नहीं सकता जब तक डॉक्टर बिलाल के सिग्नेचर नहीं। अच्छा सो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अल्लाह की शायद मर्जी थी। अगर वो मुझे पहले पता चल जाता तो शायद मैं निकाह ना करती। अल्लाह ने हर चीज़ जोड़ी होती है। और जब निकाह हुआ और सेकेंड डे जब मुझे रिपोर्ट मिली तो वो ही वॉज मोर सपोर्टिव। ओके जी लकीली। तो वो मैं कह रही हूँ ना, अल्लाह ने हर चीज़ को जोड़ा हुआ है। वो निकाह से हमने लेने जाने और वो बारिश थी और हम पहुँचते पहुँचते जब गए तो 5 से ऊपर हो गया था, तो वो डॉक्टर बिलाल जा चुके थे। वरना वो अगर रिपोर्ट मुझे मिल जाती तो मैं निकाह से इनकार कर देती। देखिए ये चीज़ें हैं कि अल्लाह फाइनल डेस्टिनेशंस, ओके अल्लाह ने हर आपकी चीज एक को दर बंद तो सौ दर दर। अल्लाह वसीला बना देता है। बनाता है। आपको यू नीड टू हैव फुल फेथ इन अल्लाह। बेशक आपका हम सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम इस दुनिया में मुसलमान आए, और मैं आई एम सो प्राउड ऑफ इट कि मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं। और दूसरी चीज़ कि हमारा एतकाद जो है एक ऐसी चीज़ पे है जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन उसकी नेचुरल चीज़ों से, उसकी नेचर से, उसकी कुदरत से हमें सब हमारा फेथ और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बेशक। सो अब आपके हस्बैंड को और आपको पता चल गया, तो जब वो पता चला तो वो एक बहुत बड़ा झटका था, और उसके लिए तो बहुत बड़ा था। और मैं क्योंकि स्कूल में गई हुई थी और मैं इधर एक इंस्टीट्यूट है वहाँ के फेमस इंस्टीट्यूट वहाँ पे पढ़ा रही थी, और वो मुझे पिक करने आए और उनकी शक्ल से लग रहा था जैसे कुछ हो गया ना, क्योंकि मैं सुबह जाने से पहले कहा हाँ ऑफ कोर्स सुबह जाने से पहले मैंने कहा भी कि आज रिपोर्ट मिलेगी क्योंकि आज मंडे है। तो ही सेड कि डू यू थिंक कि कुछ होगा? मैंने कहा आई फील के रिपोर्ट सही नहीं होगी। तो मैं स्कूल में थी और मैं आई वॉज एंजॉइंग और टीचर्स के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा था, बिकॉज मेहंदी मेरे हाथों में लगी हुई थी। दे वर आस्किंग मी अबाउट माय निकाह इवेंट, और क्योंकि वो बहुत छोटा हमने फैसल मस्जिद में निकाह हुआ था, तो वो एक प्राइवेट और पर्सनल इवेंट था, सादगी से होना चाहिए। तो वो बड़े खुश थी, और बस उतने में मेरे हस्बैंड का है कि मैं लेने आ रहा हूँ। और बस वो जब मैंने देखा ही जस्ट लाइक ड्रोव मी टू द अदर स्ट्रीट, तो मुझे लगा कि मेरे से पूछा कि मुझे आंसर तो नहीं। सो उसके दम उड़ गए। तो उसने मुझे देखते ही कहा कि हाँ, एंड द डॉक्टर इज सेइंग कि अर्जेंट है, सब कुछ जल्दी अब होना चाहिए। सो आई सेड कि डजंट मैटर। उस आजमाइश के लिए मैं तैयार नहीं थी, वो आजमाइश को जो मेरी तलाक थी। इस आजमाइश के लिए मैं तैयार हूँ। ओह सो
ये हिम्मत चाहिए होती है एग्जैक्टली, वरना नाम कैंसर का सुन के आम बंदा भी उससे लगता है यार ये क्या क्या है। है। तो बस उसके बाद मैं फौरन शफा गई और डॉक्टर से मिली एंड शी सेड दैट यू डोंट हैव मच टाइम, और ये स्कैन्स है और ब्लड आपको ये टेस्ट करवाने। ऑब्वियसली मुझे एक जगह चाहिए थी जहाँ पर मैं चीखे मार के रोक, हाँ एग्जैक्टली। और वो बड़ा ज़रूरी होता है। हाँ और उसमें कोई शक नहीं है, हर इंसान में ये फेज़ आता है किसी भी आजमाइश से गुजरो, और वो अच्छा होता है क्योंकि वो आपके इमोशंस लाइक हिस्सा है। ये नेचुरल एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेस करना ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस फिर मैंने सबसे पहले अपने भाई को फ़ोन किया जो मेरे निकाह के लिए आया हुआ था कराची से, और वो सोया हुआ था। और जब मैंने उसको बताया तो उसको पहले ये समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या कह रही। तो मैंने जब उसको कहा कि मैं तुम्हें बताना चाह रही मुझे कैंसर है, वो कह रहे नहीं तुम किसकी बात कर रही हो? इनका मैं अपनी बात कर रही। एंड ही सेड कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा बस मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ ना। स्टार्ट क्राइंग, और उतने में मेरे हस्बैंड ने मुझे बुलाया कि तुम्हारे ब्लड टेस्ट हैं। तो बस मैंने कहा मैं बंद कर रही हूँ। एक्चुअली माई पेरेंट्स वर नॉट दैट हैप्पी जब मैं निकाह कर रही थी, और मेरे पेरेंट्स की वो थे उधर निकाह पे, ठीक। लेकिन उनको ये हो रहा था शायद दो जो हमारा एक कि बच्चियों को कौन संभालेगा, बच्चियों को, और जिस तरह की डिवोर्स हुई थी तो किस्मत क्या होगी। और इसलिए ये जो इस आदमी की, मेरे जो हस्बैंड था, मैं उसकी थर्ड वाइफ थी, जो अब प्रेजेंट हस्बैंड, ओके। और 2 मैरिजेस उसकी फेल हो चुकी हैं। दैट्स व्हाई पेरेंट्स वर वेरी कंसर्न। या तो वो बहुत वो नहीं थे खुश निकाह पे, और बात भी नहीं कर रहे थे। तो जब मेरे भाई ने मेरे पेरेंट्स को बताया, और मेरे एकदम से फादर का फोन आ गया, और उनकी आवाज़ में ऐसी मिठास थी जो 2 दिन पहले मिठास थी। उन्होंने जब मुझे कहा कि ये क्या सुन रहा है, ये क्या है, ये तुम कैसी हो, तुम ठीक हो। और उन्हें टेस्ट का भी पता था जिनसे मैं गुजर रही थी, तो दे नेवर आस्क्ड वो टेस्ट कैसे गुजरे और हो। एंड आई सेड के ये बात करेंगे क्योंकि अब तो एक और डोज मिल रही थी कि अब तुम्हें फिक्र हुई है भाई। तो वो फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि जी जो आपने बात सुनी है वो सही है। ओके, देन माय मदर कॉल्ड एंड बस वो इतना रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी कि उन्होंने कहा कि तुम मुझे माफ़ कर दो। और क्योंकि मैं यहाँ पे ये भी कुछ ख़वातीन को कहूँगी कि जो बहुत कम चीज़ें बोली जाती हैं, ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि जहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मत देखें कि जो ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं या बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग क्यों बनती है? क्योंकि उनको स्ट्रॉन्ग आपका ज़माना ही तो बनाता है। वो पैदा तो स्ट्रॉन्ग नहीं हुई होती, पैदा तो वही एक इंसान होती है जिनको उनकी माएँ हाथ पकड़ के उनकी तरबियत करती हैं, उनको पालती हैं, उनको कपड़े पहनाती हैं, जो सब उस लेवल से हम भी गुजर के आए हैं। तो बेशक स्ट्रेंथ जो है वो हमें माशरा देता है, स्ट्रॉन्ग हमारे एक्सपीरियंसेस हमें बनाते हैं। और जब औरतों की तलाक होती है तो क्योंकि हमारे ये एशियन हमारी कल्चर है और एशियन मेंटालिटी है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इन द होल सब कॉन्टिनेंट, ओके। कि जब औरत तलाक होकर आती है तो उसको उस नज़र से नहीं देखा जाता, और पेरेंट्स भी फिर उस तरह नहीं ट्रीट करते। एग्जैक्टली। वो पूछते भी नहीं होंगे कि ये तुम्हारी गलती है या उसकी गलती है। मोस्टली तो आप औरत के ऊपर ही सारा डाल। औरत को तो घर से रुखसत करते हुए कहा जाता है कि बेटी अब जा रही हो तो तुम्हारा जनाजा ही वापस हमें। एग्जैक्टली, यही वर्ड्स से मेरी मदर, यही वर्ड्स मेरी मदर के थे कि जनाजा ही निकलना चाहिए, लेकिन वो जनाजा पहले भी निकल सकता है, और वो किस तरीके का निकल सकता है वो उसके लिए अब पेरेंट्स थैंक गॉड के वो प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं। और मैं इसीलिए मोटिवेशनल स्पीकर बनी और मैंने ये प्लेटफॉर्म्स पे बोलना शुरू किया, और वो बात से बात निकलती जाती है और मैं अपने आप को खुलती जाती हूँ ताकि लोगों को पता चले कि प्लीज जस्ट काम डाउन। आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो रही है, वो इन दिस वर्ल्ड हो रही है, और होती है अक्सर लोगों को। और अक्सर नहीं हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन चुप कर जाती हैं ससुराल की वजह से, माशरे की वजह से, कई ऐसे जहाँ पे जॉब्स करिए उधर कि हमें किस नज़र से देखा जाएगा। सो मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं डट के इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैंने जॉब्स भी की, वहाँ पर भी आपको हर तरीके से वो उसकी मेंटालिटी है, वो आपको घिसा लेगा। आप जो है वो आप ही रहें, बिल्कुल। आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तो आपको चेंज होने की जरूरत नहीं है, चेंज उनको होने की जरूरत है। मैंने अभी रिसेंटली एक
CEO के साथ काम किया और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बिलीव इन मी, मैं कई दफ़ा सोचती थी ये CEO बने कैसे थे, ये बने कैसे हैं, IIT भी पढ़े हुए हैं, सब कुछ है, ये बने कैसे थे, क्योंकि इनसे तो मैनेज ही नहीं हो रही चीज़ें। अच्छा, पता है तरबियत बड़ा मैटर करती है। बहुत आप कितने ही बड़े प्रोफेशन के बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाए, लेकिन एट द एंड आपकी तरबियत झलकती है, दिखाती है कि आप असल में क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और मैं वो फिर वहीं पे बात पे आऊँगी कि वो भी जब हम सासों को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हमारी माएँ उससे भी बुरी हो जाती हैं सासों से जब हम तलाक होके वापस आते हैं। बड़ी नेचुरल चीज़ है, जरूरी है बहुत कि ज़रूरी। बेटी को अंडरस्टैंड करे, तो उतना ही प्यार करे जो शादी से पहले आप कर रहे थे। शादी के बाद तो उसे और भी ज्यादा जरूरत है जब वो इस तकलीफ से गुजर के आती है। एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स के लिए ये भी कहती हूँ कि वो शायद उनके लिए बहुत बड़ा शौक था मेरी डिवोर्स होना, मुआशरे को सफर वो बर्दाश्त करना होता है। बर्दाश्त। अब बल्कि मेरी मदर इतनी स्ट्रांग हो गई है कि मैंने एक छोटा सा केस अपनी मेट की बेटी का ही सुनाया कि उसकी तलाक हो रही है तो वो क्या करे, वो नहीं चाह रही, उन्होंने कहा फौरन तलाक ले लें और अपने आप को आज़ाद करे। तो मेरे टाइम पे बिकॉज शायद वो पेरेंट्स अवेयर ऑफ दैट, और जिस तरह उस जमाने में कैंसर के लिए इतनी अवेयरनेस नहीं थी 2014 में, थी कैंसर की अवेयरनेस नहीं थी जो अब माशाल्लाह से तो अब तो 1 अक्टूबर का महीना गुजारा जाता है और आपके मोबाइल फोन्स में पहले तो बेल की जगह वो पूरी कैंसर की इंफॉर्मेशन दी, कैंपेन चल रही होती है। अब तो पिंक रिबन बहुत काम कर रहा है और हॉस्पिटल स्पेशली डॉक्टर जो आतिफ हैं, आई थिंक आफ्ताब जो हैं, सॉरी, उन्होंने बनाया, उसके लिए बड़ी मेहनत की है, बड़ी अच्छी तरीके से कैंपेन चलाई और अब तो बिल्डिंग्स में पिंक लाइट्स चलती हैं और पता चलता है कि इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। वो ऑर्गेनाइजेशंस को जो बुलाते हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस बुलाते हैं, जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो मैं उन्हें कहती हूँ कि मर्दों को भी बिठाया उसके अंदर। एग्जैक्टली, उनकी सपोर्ट बहुत जरूरी है। बिठाए क्योंकि 1% मर्द को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। अच्छा, हाँ जी।